सो विल स्टार्ट। आज के टॉपिक में हम लोग बस ये देखेंगे कि जॉब्स क्लिनिकल रिसर्च में कैसे लगते हैं, और हम लोग जो भी बातें करेंगे जॉब से रिलेटेड, तो जॉब से रिलेटेड सीवी कैसे बनाना, कवर लेटर कैसे रहता है, कवर लेटर क्यों बनाना है, अच्छे सीवीज क्या होते हैं, बैड सीवीज क्या होते हैं, हमें जॉब्स क्यों नहीं लगते, हम करियर में क्यों स्टक होते हैं। सो अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग जॉब्स या अभी आपको क्या करना चाहिए, तो आप उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस ये सेशंस के एंड में आप पूछ सकते हो। या आपके माइंड में कुछ है तो आप चैट बॉक्स पे लिख दो अभी, एंड देन हम एंड ऑफ द सेशन वो डिस्कस करेंगे। सो हाउ डू स्टूडेंट्स गेट जॉब इन क्लिनिकल रिसर्च। तो मैं चाहती हूँ कि आज के जो सेशन है उसमें मेरा 15 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा आप भी यूज करें, और उसका आपको पूरा बेनिफिट हो। सो क्या होता है, जॉब्स कैसे लगते हैं, तो मोर द नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री और पर्टिकुलर जॉब्स, द मोर द चांसेस यू गेट हायर फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो जितना आपको ज्यादा पता है उस जॉब के बारे में, उतना आपको ज्यादा चांसेस है जॉब मिलने के लिए, और जितना आपको नहीं पता है उतना आपको कम चांसेस है। तो अभी क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री का इशू ये है कि आपको आपके क्यूरिकुलम में इसका कोई भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिलेबस नहीं है। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा कुछ, थर्ड ईयर में कुछ, फाइनल ईयर में या एम फार्म किया है तो, या जैसे एमएससी के जो कैंडिडेट है उनको तो कुछ भी नहीं है। पर कुछ यूनिवर्सिटीज में इसका थोड़ा बहुत है, कुछ सब्जेक्ट के लिए थोड़ा बहुत है। उसके बाद अगर बीडीएस या बीएमएस या बीएचएमएस हो, तो बीएचएमएस और बीएमएस के जो भी क्यूरिकुलम है उसमें भी क्लिनिकल रिसर्च का नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन तो बीडीएस में कुछ यूनिवर्सिटीज में है, तो मतलब पूरा डिटेल में नहीं है, बट एक्चुअल क्लिनिकल रिसर्च कैसे होता है उनको एकेडमिक रिसर्च के बारे में वगैरह बताया जाता है। तो अगर आपको जिस इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है तो आपको जॉब कैसे मिलेगा। सबसे पहले अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री में जाना है तो स्टूडेंट्स ने ये सोचना चाहिए कि मुझे वो आगे वाला ऑर्गेनाइजेशन क्यों ही हायर करेगा। ठीक है, अगर आपने ये सोच के उस पर वर्क ऑन किया तो आपको जल्द से जल्द जॉब लगेगा। मैं और एक सर्वे के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी, जस्ट वन सेक मुझे दीजिए। डू यू नो कि इंडिया में स्किल्ड मैन पावर कितना है, कोई इस पे बताना चाहेगा। एनीबडी। 65%। स्किल्ड मैन पावर है। और कोई अपना। नो आइडिया मैम। नो आइडिया। So the proportion of formally skilled workers in India is just 4.69%, and as compared to चाइना में 24% है, यूएस में 52% है, 68% यूके में है, 75% इन जर्मनी एंड 80% इन जापान। तो सबसे मेन प्रॉब्लम आज के स्टूडेंट जॉब के लिए इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं, दो दे हैव अ हायर और हाईएस्ट डिग्रीज और पोस्ट ग्रेजुएशन इन मतलब करने के बावजूद भी। तो इसके पीछे मेन रीजन ही, और ये जो मैंने अभी बोला 4.69%, ये मेरा खुद का नहीं, आप गूगल करोगे तो आपको भी पता चलेगा, ये सर्वे हुआ है। सो इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम लोग रट्टा मारने पे ज्यादा फोकस करते हैं। बचपन से हमको हमारा ब्रॉटअप या हमारे जीन्स ही ऐसे बनाए गए हैं कि हमें मतलब कंपटीशन, मार्क्स कितने हैं, हम लोगों को ये नहीं बताया जाता है कि तुम उसमें मास्टर करो। हम लोगों को ये बताया जाता है कि परसेंटेज वाइज, अगर जिसको ज्यादा परसेंटेज है वो इंटेलिजेंट है, ये क्राइटेरिया इंडिया में। तो दैट वाज मतलब दैट इज अ रॉन्ग थिंग। इसके कारण ये जो चीज है स्किल्ड मैन पावर, सो अभी इससे 20 साल पहले या 30 साल पहले अगर हम हमारे ग्रैंडफादर या हमारे फादर,
तब जो जॉब्स थे वो ठीक है, क्लरिकल काइंड ऑफ जॉब्स थे। एंड तब का और अब का चेंजेस ये हुआ कि हम लोग ग्लोबली नाउ कनेक्टेड, एवरी इंडस्ट्री हैज बीन कनेक्टेड ग्लोबली। तो हमें हमारा जो स्टैंडर्ड है उनके स्टैंडर्ड से मीट करना पड़ता है। हम लोग काफी सारे इंडस्ट्रीज, लाइक क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री की बात करूंगी, हम लोग उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज को या फिर जापान चाइना को। तो अगर हमारा स्किल या हमारा स्टैंडर्ड उनके लेवल का नहीं रहेगा, सो हम लोग बिजनेस जनरेट नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई भी एम्प्लॉय बिजनेस जनरेट नहीं कर पाएगा तो कोई भी उसको सैलरी नहीं देगा। इन सिंपल केस, अगर आप भी आपके घर में किसी को हायर कर रहे हो छोटे मोटे काम के लिए, इवन तो अगर मेड ही आप हायर करते हो, तो सबसे पहले आप उसको क्या पूछते हो, आपने इससे पहले कहीं काम किया है क्या, या फिर आपको मतलब जो जैसे अगर आप खाना बनाने के लिए लगा रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि आपको खाना बनाना आता है क्या, आपने कहाँ काम किया है। या आप उसका आउटर लुक देखोगे कि साफ सफाई करने वाली है क्या, बहुत मतलब साफ सुथरे मतलब हाइजीन वगैरह मेंटेन करेगी क्या। देन उसका बैकग्राउंड चेक करोगे, इससे पहले कहीं काम नहीं भी किया है तो उसका हम लोग आधार कार्ड या आईडी प्रूफ वगैरह अपने पास रखते हैं। सो इनकेस हमें कुछ आगे इश्यूज ना हो, तो जिसको हम 2-3 हजार देने वाले, बस वो बंदा हमारे घर में एंटर करने वाला है, इसलिए हम इतना सारा चीज करते हैं। तो आप कभी भी ये सोचो, अगर आप किसी कॉर्पोरेट लेवल में या कोई ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना चाहते हो और आपको सैलरी इन लैक्स चाहिए, तो वो आपके बारे में कितना सोचेगा। जितना ज्यादा सैलरी उतना वो आपको असेस करेगा, उतने आपको डिफिकल्ट थिंग्स से जाना पड़ेगा। तो आपको इस चीज के लिए पहले से प्रिपरेशन आपका होना चाहिए कि हाँ, मुझे उनके लेवल जो उनके स्टैंडर्ड से कंपनी के, वो जब तक मैं मीट नहीं करूंगा तब तक मुझे अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा। तो हमें अभी का जो कंडीशन है, उस अभी के कंडीशन में इवन दो इंडिया में भी स्किल को ज्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन नॉलेज। तो जो रट्टा मारने वाला हमारी जो आदत होती है ना, ये हमें बहुत प्रॉब्लम्स देती है इन मतलब हमारे जो जॉब का जो हमारा रूटीन है उसमें, क्योंकि हमारा ब्रेन वही चीज करने लगता है जो हमने इतने सालों से किया रहता है, और जॉब में हम लोग वैसा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा गोल, लाइक अगर आप बी फार्म है तो बी फार्म के बाद कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं, तो ये हमें बी फार्म करने से पहले ही या बी फार्म में एडमिशन लेने से पहले ही पता होना चाहिए। बट आर गोल इज डिपेंड्स ऑन मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरे मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं। अभी भी इंडिया में अगर करियर चूज करना है तो पेरेंट्स डिसीजंस लेते हैं। तो पेरेंट्स डिसीजंस किस हिसाब से लेते हैं कि हाँ किस पे ज्यादा ग्रोथ है, किसको ज्यादा सैलरी मिल सकती है, कौन से जॉब को मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा बेटे को इतना रिटर्न्स मिलेगा क्या। ऑन दैट ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट किस में है, उसमें आप मतलब उस तरह से आपकी गोल होनी चाहिए, या आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, आप कितने मतलब खर्चा या फाइनेंसेस का बर्डन बर्दाश्त या झेल सकते हो, और कितना टाइम आप रुक सकते हो रिटर्न्स के लिए। तो आर गोल इज डिपेंडेंट ऑन आर इंटरेस्ट एंड आर फाइनेंशियल कंडीशन और आर फैमिली और फैमिली बैकग्राउंड। जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अभी बी फार्म का जैसे मैं एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने बी फार्म किया है, तो मुझे पता था कि मतलब पता फर्स्ट ईयर में ही पता था कि कौन से जॉब इजीली लगते, कौन सी जॉब के लिए बहुत ज्यादा मुझे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, मेरे पास कितना टाइम है और मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो दैट टाइम आई ओनली थॉट दैट कि नहीं, मुझे जल्दी चाहिए, मुझे अच्छा सैलरी चाहिए, एंड आई एम वेरी मच एक्सट्रोवर्ट, तो मैं मार्केटिंग में जाऊंगी, मैं फार्मा मार्केटिंग में जाऊंगी। तो इस तरह से हमें हमारे गोल्स हमारे चेंज हो सकते हैं, बिकॉज हमें जितना पता होता है अकॉर्डिंगली दैट, या हमारा जितना थॉट प्रोसेस होता है अकॉर्डिंगली दैट हम लोग गोल बनाते हैं। बट जब भी आप गोल बनाते हो आप उस पर तुरंत वर्क ऑन करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि गोल बनाया, लाइक अभी ये जो वेबिनार है इसके लिए ऑलमोस्ट जितने अभी स्टूडेंट है उससे डबल स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था, बट जस्ट व्हेन दे नो दैट कि 550 इसका फीस है, उन्होंने बंद किया, मतलब उन्होंने आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया। तो व्हाट वी थॉट, मतलब हमारा एक जो यार मैं क्यों 550 रुपए खर्चा करूँ, क्या होगा इससे, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, जॉब तो तुरंत मिलने वाला नहीं।
सी ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ भी किया, इवन तो आपने एमफार्म किया, पीएचडी किया, तो एक प्लेट में जॉब सजा के आएगा और आपके सामने वो लोग या रिक्रूटर्स खड़े होंगे, टेक दिस एंड ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। ऐसा नहीं, उसके लिए आपको ही एफर्ट्स करने हैं। सबसे ज्यादा आप जितना आपके लिए मेहनत करोगे, कोई और नहीं रहेगा जो आपके लिए मेहनत करेगा। तो हाँ, पर कोई आपको डायरेक्शन दे सकता है, कोई आपके लिए आपको क्या करना है वो अच्छे से बता सकता है, बट एवरीथिंग आपको ही करनी है। मैं मेरा स्टोरी भी बताना चाहूंगी। मैंने मैंने बताया कि मैं मार्केटिंग, यही मेरा गोल था। तो जब मैं फाइनल ईयर में थी तभी मैंने इंटरव्यूज देना शुरू किया था। तो ये जो इंटरव्यूज मैं दे रही थी, ये मुझे मेरे कॉलेजेस ने नहीं, मतलब मेरे कॉलेज ने नहीं बताया, या मेरे किसी जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने नहीं बताया, मुझे खुद ही सर्च करना पड़ा। उसके लिए मैं क्या करती थी, जो मेरे अभी फ्रेंड्स है, लाइक 1 या 2 ईयर सीनियर्स है, वो लोग कहाँ जॉब कर रहे हैं, या मेरे अदर जो बाहर के कॉलेजेस के जो मेरे फ्रेंड्स है, उन्होंने कहीं अप्लाई किया क्या, मार्केटिंग के एड्स कहाँ आते हैं, नौकरी पे, मॉन्स्टर पे मैंने मेरा सीवी अपडेट किया था। सीवी में एवरी जॉब्स के लिए, लाइक अगर मैं आज XYZ कंपनी के लिए जा रही, तो वो मेरा सीवी अलग रहेगा, अकॉर्डिंगली दैट कंपनी एक्सपेक्टेशंस रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं जा रही हूँ तो दूसरे वो जैसा कंपनी के एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, अकॉर्डिंगली दैट मैं सीवी बना देती हूँ। जब मैंने मार्केटिंग ज्वाइन किया, मैंने देखा कि हाँ, क्लिनिकल रिसर्च ये एक नया इमर्जिंग इंडस्ट्री है और इसको काफी स्कोप है। तो मैं इसमें करियर बना सकती हूँ। इसमें बहुत सारा ऐसी डोमेन्स है जिसमें मैं इससे ज़्यादा, जो मार्केटिंग में जितना अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा मैं अर्न कर सकती हूँ। तो मैंने दैट टाइम मैंने एक ट्रेनिंग लिया था, फॉर्मल ट्रेनिंग 6 मंथ्स का। तो बहुत बार क्या होता है, इंस्टीट्यूट वगैरह एडमिशन्स के लिए बोलते हैं कि हाँ, हम लोग आपको जॉब्स देंगे ये, बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे, हमें भी ऐसे चीजें बताई गई थी कि आपको जॉब देंगे ये, बट नहीं दिया। बट दैट डजंट मीन कि मैं वहीं पे मुझे रुकना था या मुझे रुक जाना चाहिए था। मैंने देखा कि नागपुर में कितने हॉस्पिटल्स है जहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च हो रहा है, तो वहाँ कोई मेरा फ्रेंड है क्या, मेरे सीनियर्स है क्या, या वहाँ के रिसर्च डिपार्टमेंट में जाके मैंने मेरा सीवी सबमिट किया था, उसके लिए कैसा सीवी चाहिए, ये सीवी, ये सारी चीजें मुझे खुद ही से मैंने एनालाइज की थी, और मैंने खुद ही से अपना फर्स्ट जॉब मुझे मिला था। देन हम मुझे जैसे मिला, तो फर्स्ट जॉब में मैंने, इवन तो मैंने मेरा सैलरी नहीं पूछा था कि मुझे आप कितना सैलरी दोगे, या उन्होंने भी नहीं बताया था। जब मैंने जैसा भी 1 महीना वो उन्होंने जो सैलरी दिया मैंने किया, मैंने चुपचाप 6 मंथ जैसा वो लोग मुझे दे रहे थे वैसे ही मैंने जॉब किया। बट 6 मंथ में मैंने सारी चीजें सीखी कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे ये लोग काम करते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे जनरेट करते हैं। 6 मंथ्स में मैं वो पूरा साइट खुद ही मैनेज करती थी। आई एम द सीनियर, एंड मेरे अंडर उन लोगों ने जूनियर्स रखे थे और ट्रेनिंग रखे थे। दैट टाइम आई एम इन अ पोजिशन कि अब मुझे ये सैलरी चाहिए, आपको देना है। एंड दे हैव, मतलब दे पेड मी वॉट एवर आई वॉज आस्क्ड देम। तो हमें इस तरह से करना चाहिए। अगर मैं पहले दिन ही सोचती थी कि इतना कम सैलरी में क्यों ज्वाइन करूंगी, तो शायद मैं उस पोजीशन में ही नहीं पहुंचती थी कि मैं, मुझे कोई सैलरी दे। सी एक्चुअली क्या होता है मार्केट में, जैसे अभी मैंने बोला 4.69% ही लोग हैं जो स्किल्ड है। अगर आप वो 4.69 में आप रहोगे, सो आपकी डिमांड कितनी रहेगी। रेस्ट ऑफ द क्राउड इज फ्रॉम 86%, 96% रहेगा या 95% में आएगा, और आप जो रहोगे वो 5% में आओगे। तो आपका डिमांड ज्यादा रहेगा। तो फोकस ऑन स्किल, क्वालिटी वर्क, सो दैट आपका डिमांड इतना रहेगा कि आप जो सैलरी बोलोगे या जो आप बोलोगे उसी पे आगे वाला आपका कंडीशन एक्सेप्ट करेगा। तो सेकेंड थिंग, जब भी मैंने इंटरव्यूज दिए, मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने मल्टीनेशनल में भी इंटरव्यू दिया था, बट मेरा मेन कंसर्न था कि मैं नागपुर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। तो मैंने जितने नागपुर में अपॉर्चुनिटीज थी वहीं पे ट्राई किया। बट मैंने, हाँ, मेरी एबिलिटीज जानने के लिए मैंने मल्टीनेशनल में भी दिया था, एंड स्पॉन्सर कंपनी में, एंड वहां पे भी मैं सिलेक्ट हुई थी। तो मेरा कंसर्न ये रहता था
मतलब मैं क्या देखती थी जब मैं इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले मेरा सीवी अकॉर्डिंगली दैट कंपनी रहेगा, मेरा कवर लेटर रहेगा प्रॉपरली, मुझे पता रहेगा कि कौन सी पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन थर्ड पॉइंट ये रहेगा कि कौन मेरा इंटरव्यू ले रहा है और कितने राउंड्स रहेंगे। एचआर राउंड्स रहेगा तो कैसे रहेगा, या फिर एप्टीट्यूड राउंड है क्या उस कंपनी में, एप्टीट्यूड नहीं है तो जीडी है क्या, या फिर मैं जस्ट वॉक इन के लिए। तो मैंने हमेशा वॉक इन्स अवॉइड किए थे। मैं इंडिविजुअल मतलब जैसे ही मुझे पता चला इंटरनली कि यहाँ पे वैकेंसी है एंड मैं ज्वाइन की। मैंने कभी भी क्राउड में जाके इंटरव्यू नहीं दिया है, बिकॉज वहाँ आप अपने लिए इतना ज्यादा कंपटीशन क्रिएट करते हो। ये मेरा ओपिनियन मैं बता रही हूँ। अगर हम जा भी रहे, अगर वॉक-इन्स के लिए भी जा रहे, तो भी हमें पहले क्या प्रिपरेशन करना चाहिए कि हाँ, अगर आप देखोगे टीसीएस, कॉग्निजेंट या ऐसी कोई भी कंपनी, वहाँ पे अगर 10 वैकेंसीज है तो मोर देन 1000 लोग आते हैं। तो एचआर क्या करता है, फर्स्ट जो लुक रहेगा या आपके जो सीवीज रहेंगे, तो वो देखेंगे कि डीडी जनरेट, टिकट जनरेट हुआ है क्या, किसी के रेफरेंसेस है क्या, आपका ग्रूमिंग या अटायर कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली दैट कुछ सीवी सेग्रीगेट किए जाएंगे। तो 500 वहीं पे डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपको मतलब आपको पूछा, मतलब बोला भी नहीं जाता, आपको एसेस भी नहीं किया जाता, क्योंकि एचआर के पास इतना टाइम नहीं रहेगा 1000 लोगों का वन ऑन वन करे। तो इस तरह से राउंड होते हैं, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देन बहुत सारी क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में भी इक्विया है, टीसीएस, कॉग्निजेंट है, ये लोग एप्टीट्यूड टेस्ट रखते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में फोकस रहेगा मतलब इंग्लिश राइट, इंग्लिश पे रहता है, देन मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये बहुत हार्ड नहीं रहता है जैसे जनरल बाकी जो एग्जाम्स होती है एप्टीट्यूड की, बट एटलीस्ट आपको बेसिक तो आना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ टफ रहेगा, उसमें बहुत सारे नए इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, आपको अकॉर्डिंगली दैट पैराग्राफ आंसर देना रहता है, या कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत तो इसका प्रिपरेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे एंड डायरेक्टली वहां जाके क्रैक नहीं कर सकते हो। देन आप जहाँ पे जा रहे हो तो आपका टेक्निकल राउंड होता है। तो जनरली टेक्निकल राउंड्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स या उनके हायर हायरार्की के लोगों को प्रीफर किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप देखोगे टीसीएस एंड कॉग्निजेंट, ये जो कंपनी है ये इनके काफी सारे ऑफिसेस है इंडिया में, और आपके कॉलेज का कोई ना कोई सीनियर वहां पे रहेगा ही रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है ना कि वहां पे आपके या आपके रिलेशन में कोई हो सकता है या आपके जान पहचान वाला। तो आपको पता करना है कि कैसा प्रोसेस है, कौन लेता है इंटरव्यू, क्या होता है, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं। अभी एचआर पॉलिसीज पे हम लोग आएंगे। एचआर पॉलिसीज क्या होती है, लाइक फ्रेशर को जनरली बहुत ज्यादा सैलरी कोई भी कंपनी नहीं देता है। तो एचआर का ये रहता है, एचआर का फर्स्ट कंसर्न रहेगा कि स्टेबिलिटी, हाउ कम दे फाइंड स्टेबलाइज कैंडिडेट। मतलब अगर कोई आता है तो एटलीस्ट 1 ईयर उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करेगा। तो अगर मैं बाहर से, लाइक मैं नागपुर में हूँ और मैं जम्मू कश्मीर के किसी बंदे को हायर करूंगी, तो उसका नागपुर में रहने का चांसेस बहुत कम रहेगा। तो वो नागपुर में रहेगा ही नहीं, तो वो जॉब क्या करेगा। तो एचआर क्या करते हैं, प्रेफरेंस लोकल। हमेशा देखो आप अगर जॉब्स के एड भी देखते होंगे या आप जॉब्स के मतलब इसमें जाओगे या आपको कोई फॉरवर्ड भी करता है जॉब्स वगैरह, जॉब वैकेंसीज, तो वहां पे लिखा रहता है प्रेफरेंस टू लोकल कैंडिडेट। क्यों, तो सबसे पहले ये रहता है कि वो वहां पे ही है, तो कम सैलरी में वो अपना, अगर लाइक मैं उसको 15 से कम सैलरी दे रही तो उसका खर्चा हो सके। अगर मैं जम्मू के बंदे को नागपुर में रखूंगी तो उसका 15,000 में नहीं होगा मुंबई में, या फिर नागपुर में वो क्लाइमेट एडजस्ट नहीं कर पाएगा, या एकदम इतना डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस में लोग नहीं रहते हैं, फर्स्ट टाइम वो अपना घर छोड़ चुका रहेगा। तो ये सारी चीजें रहती। तो एचआर का फर्स्ट कंसर्न रहेगा लोकल बंदा है। अगर जैसे अगर मुंबई में इंटरव्यू है और ऑफिस मेरा विक्रोली में है और उनकी कैब जो है वो अगर आप उल्लासनगर में रह रहे हो, तो वहां अगर उनकी कैब ही नहीं जाते, आप पीवी के लिए अप्लाई करो, तो आपका आना मतलब वहां कैब नहीं जाएंगी, आप आने जाने के लिए आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको हायर करके कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपको विक्रोली आने के लिए 3-4 घंटे लगने वाले, तो आप आओगी कैसे। तो वो लोग इतना डिटेल में देखते, इसलिए जो एड्रेस है ना,
वो उसका इम्पोर्टेंस हम लोग क्यों बोलते हैं, तो आपको आपका एड्रेस, और या आप बाहर के हो तो भी आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप आओगे कब, सेटल कब होंगे। अगर छोटे प्लेसेस से है तो जनरली मुंबई लोगों को पसंद नहीं रहता। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। आपका एड्रेस वैसा ही होना चाहिए। सी सबसे पहले तो आप प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ मुंबई विक्रोली में जाके आप एडजस्ट हो सकते हो। तो आप ऐसा एड्रेस डालो जहाँ से आपका वो जो जॉब प्लेस है, तो ये जो है मतलब आप प्रॉपरली ये कर सकते हो, मतलब वहां जा सकते हो, वहां पे जाके आप उन लोगों के क्राइटेरियाज में आपका वर्क परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। तो भले ही आप वहां नहीं भी रहते, तो आपका शायद फ्रेंड रहता होगा या आपके रिलेटिव्स रहते हैं, तो आप तब तक के लिए तो ये एड्रेस डाल सकते हो। देन आपने ये सोचना चाहिए कि अगर हमें उल्लासनगर में रहता हूँ तो मैं कैसे विक्रोली जाऊंगा और कैसे मेरे लिए कैब आएंगे। तो आपको वहां मतलब वो सारी चीजें पहले से सोचनी है। तो जॉब लगने से ज्यादा जॉब कैसे करना ये भी हमें पहले ही सोचना पड़ता है। सेकेंड थिंग और ये रहेगा कि एचआर जब आपको कॉल करता है, मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और ऐसे फोन नंबर डालते हैं जो स्विच ऑफ रहते हैं, या आप लोग हमेशा कवरेज में नहीं रहते हो, या फिर आप अपने फादर के या सिस्टर का, फादर का या सिस्टर का या अदर रिलेटिव्स का नंबर देते हो, तो उनको आप नहीं बताते हो। तो बहुत बार एचआर कॉल करता है तो दे पिक अप द कॉल और दे आर नॉट अ प्रोफेशनल और उनको पता नहीं रहता, तो एचआर गेट इरिटेट। और या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, दैट टाइम एचआर का फोन आता है और आप बोल देते हो कि अभी मैं बिजी हूँ या अभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपका कॉल नहीं उठा सकता। तो ये चीज हमेशा याद रखो, एचआर आपको कभी भी दोबारा कॉल नहीं करेगा अगर आपका, या मैंने बहुत बार ये देखा है कि जैसे ट्रेनी है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको कॉल किया गया, तो आप लोग ये बोलते हैं कि राइट नाउ आई एम बिजी, I cannot speak to you. So HR is a highly egoistic person in the company. अगर आप इस तरह से उससे बात करोगे, मतलब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है और आप उस इम्पोर्टेंट थिंग के लिए आप इतने कैजुअल हो, वो आपको कभी दोबारा कॉल नहीं करेगा और ना ही आपका कॉल पिकअप करेगा। सो यू लूज द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ दिस मतलब फुलिशनेस। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से आपने अगर कहीं अप्लाई किया है, फोन आप अपने पास रखो। इनकेस आप ट्रैवल भी कर रहे हो, आप थोड़ा सा बाजू में जाओ शांत प्लेस में और बात करो उनसे, बट उनसे तभी बात होना जरूरी है। और उस कॉल से आगे वाले को दिखना चाहिए कि आप उस जॉब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। मैंने जैसे बताया कि आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए आपका क्लिनिकल रिसर्च के, जैसे आप पीवी में जा रहे हो तो आपको उस डोमेन के बारे में बस डेफिनेशन जानने से अब नहीं होगा। जब इंडस्ट्री नया नया आया था तब ठीक है वो एक्सेप्टेबल था कि एटलीस्ट आपको कुछ तो पता हो, या आप बीफार्म हो या एमफार्म, अभी नहीं चलेगा। देन आपको रेफरेंसेस भी क्रिएट करने हैं। लाइक अगर आप टीसीएस जा रहे हो तो टीसीएस में हायर हायरार्की में जो जॉब करता है, इवन तो अगर आप लिंक्डइन में वगैरह जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे लोग अपना रेफरेंसेस देने के लिए तैयार रहते हैं। वो बोलते हैं कि आप मुझे अप्रोच करो, मेरा एम्प्लॉय कोड आप अपने सीवी में डालो। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए। मैं यही बोलूंगी जो बंदे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है और वो लोग अभी से कर रहे, तो उनका ज्यादा चांस रहेगा कि जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन दे विल गेट हायर्ड बाय रिक्रूटर।